कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं अपने परिवार के सदस्यों से कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी मेहनत को आप लोगों ने हमेशा अप्रिसिएट किया है। आप लोगों ने मेरे कहानियों को और मेरे चैनल को हमेशा प्यार दिया है, पर 1-2 महीने से तकरीबन देख रही हूँ कि चैनल पर व्यूज़ ही बहुत कम हो गए हैं। बिल्कुल भी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नहीं मिल रहा है। चूँकि आप सभी के कमेंट भी आ रहे हैं कि कहानी आप लोगों को पसंद आ रही हो। अगर नहीं पसंद आती तो मैं कहानी को बीच में रोक देती, लेकिन ऐसे व्यूज पर कहानी आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। मैं एक चीज़ के लिए हमेशा से आप लोगों की थैंकफुल रहूँगी। मुझे जब भी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है, आप लोगों ने भर भर कर अपना सपोर्ट मुझे दिया है। आज एक बार फिर से मुझे आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। मैं जैसे ही कहानी अपलोड करती हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कहानी को पूरा देखिए और लाइक के बटन के साथ साथ एक हाइप का आइकॉन आता है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो को कुछ बूस्ट मिल सके। बाकी आगे देखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट ज़रूर करेगी ताकि वो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और प्यारी कहानियाँ सुनती रहें। मीना तन्वी को भड़काते हुए झट से बोली, भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन अभी अभी देख कर आई हूँ कि किचन में हुकुम के लिए बहुत ही खास खाना बन रहा है और सुना है उस खाने में बहुत कुछ मिलाया भी जा रहा है ताकि जो भी खाए वो बस पूरी तरह से बस में हो जाए। उसकी बात सुनते हुए तन्वी का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। वो दांत पीसते हुए बोली, उस लड़की की इतनी हिम्मत। मीना तुरंत बोली, हिम्मत के बारे में तो आप पूछिए, हिम्मत उसमें कितनी हिम्मत है ये तो आप मंदिर में देख चुकी हैं ना। कैसे वो हुकुम की गोद में चढ़कर आराम से मंदिर में कुलदेवी के दर्शन कर आई। देखा था मैंने, उसका पैर इतनी भी चोट नहीं लगी थी उसे कि वो खुद से सीढ़ियाँ ना चढ़ पाए, और अगर उसे सीढ़ियाँ चढ़ने में दर्द हो रहा था तो मना कर देती, साइड में बैठ जाती और आते वक्त हमारे साथ वापस आ जाती। लेकिन नहीं, उसे तो खुद से हुकुम की गोद में आना था। यही तो शुरू से करती आई है वो, तभी तो आपने हुकुम के मुंह से इतनी बार उसका नाम सुना, वरना आपने कभी किसी और दासी का नाम सुना है क्या हुकुम के मुंह से। उसकी बात सुनते हुए तन्वी भी हैरान थी, क्योंकि राजवेंद्र ने कभी किसी और के बारे में तो उसके सामने कोई जिक्र किया ही नहीं था। वो गुस्से से बोली, बस बहुत हुआ, अब तक इस लड़की को जो करना था ये वो कर चुकी है, लेकिन अब राज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और ये उसे अपने बस में नहीं कर सकती। ये उसे अपनी बातों के जाल में नहीं फंसा सकती। मैं भी देखती हूँ कि राज इसके हाथों से बना हुआ खाना कैसे खाता है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। तकरीबन 1 घंटे बाद सब लोग डाइनिंग एरिया में इकट्ठा होने लगे। हालांकि ममता जी ने खाना खा लिया था, लेकिन वो फिर भी डाइनिंग टेबल पर आई, क्योंकि मीना ने इधर उधर जो जहर उगला था वो उगलने के लिए उन्होंने ही मीना को भेजा था और अब वो उस जहर का असर देखना चाहती थी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे और राजवेंद्र और मनोहर जी एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। राजवेंद्र इधर उधर अपनी नज़रें घुमा रहा था, उसे चंदा का इंतजार था। आज वो कितने दिनों बाद चंदा के हाथों से बना हुआ खाना खाने वाला था। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट ही अलग थी। तभी किचन से चंदा बाहर निकली। उसके हाथों में एक बर्तन था जिसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस बर्तन में अपना सारा प्यार ही राजवेंद्र के लिए परोस दिया हो। उसने वो बर्तन जाकर टेबल पर रखा और फिर मुस्कुराते हुए एक नज़र राजवेंद्र की तरफ देखा। राजवेंद्र की नज़रें भी उस पर ही थी और अब अगले ही पल चंदा ने अपनी नज़रें उस पर से हटा ली। कम वक्त वो अपने राजा साहब को देखे बिना रह भी नहीं पाती थी और उनकी नज़रों की तपिश खुद पर बर्दाश्त भी नहीं कर पाती थी। राजवेंद्र ने जब उसे यूं नज़रें चुराते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। अगले ही पल चंदा ने सबको खाना सर्व करना शुरू किया। वो और एक और दासी मिलकर खाना सर्व कर रहे थे। दूसरी दासी मनोहर जी और ममता जी को खाना परोसने लगी। चंदा मुस्कुराते हुए राजवेंद्र के पास आई और उसके थाल में खाना परोसने लगी। तन्वी जो अब तक वहां चेयर पर बैठी थी, उसका चेहरा एक बार फिर से गुस्से से कांप रहा था। उसकी नसें ऊपर तक उभरी हुई थी।
ममता जी ने उसकी तरफ देखा और बड़े प्यार से बोली, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? तन्वी भड़कते हुए बोली, और क्या करूं मैं आंटी जी, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उसके जवाब पर राजवेंद्र और मनोहर जी ने भी उसकी तरफ देखा। चंदा की नज़रें भी इस वक्त तन्वी पर थी। तन्वी की बात सुनकर ममता जी तुरंत बोलें, तुम इतनी परेशान क्यों हो और क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? कोई परेशानी है क्या? अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ। तन्वी गुस्से से चंदा की तरफ देखते हुए बोली, आप मेरी परेशानी दूर करेंगे क्या आंटी जी? उसकी बात पर ममता जी मुस्कुरा कर बोली, ज़रूर, क्यों नहीं, तुम हमारी होने वाली बहू हो। हम तुम्हारी परेशानी दूर नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बताओ हमें, किसने क्या कहा तुमसे? तन्वी तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, किसी में इतनी औकात नहीं कि मुझे कुछ कह जाए। तन्वी शेखावत हूँ मैं, लोगों की ज़ुबान खुलने से पहले उनकी ज़ुबान काटना अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन यहाँ पर जिस लड़की ने मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ है, फ़िलहाल मैंने उसे कुछ नहीं कहा और इंतज़ार है कि जिससे मुझे उम्मीद है वो उन्हें उनकी औकात बहुत अच्छी तरह से दिखाए, लेकिन लगता है वो खुद पूरी तरह से उनके बस में हो चुके हैं। चंदा को उसकी बातें सुनते हुए अजीब लगने लगा। उसे इतना तो महसूस हो चुका था कि तन्वी की ये सारी बातें उसके लिए है। वहीं राजवेंद्र तुरंत बोला, क्या हुआ तन्वी, तुम चंदा को ऐसे क्यों देख रही हो और ये सब बातों का मतलब क्या है? तन्वी गुस्से से बोली, जैसे तुम्हें नहीं पता राज, ये सब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा या फिर तुम देखना नहीं चाहते? कैसे ये लड़की तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही है? यहाँ पर और बहुत सारी दासियाँ हैं, वो भी तो तुम्हें खाना परोस सकती थी ना, वो भी तो तुम्हारे लिए खाना बना सकती है ना। लेकिन ये खाना इसी चंदा ने क्यों बनाया और यही तुम्हें खाना क्यों परोस रही है? तुम जानते हो क्यों? अगर नहीं जानते तो क्या मैं जवाब दूं? राजवेंद्र थोड़ा सख्त लहजे में बोला, मुझे नहीं लगता हमें इस बात पर कोई बात करनी चाहिए तन्वी। खाना कोई भी बनाए, कोई भी परोसे, फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना होना चाहिए कि खाना प्यार से बना हो और प्यार से खिलाया जाए। और चंदा ने मुझे नहीं लगता किसी से कुछ कहा है या फिर किसी का दिल दुखाया है। ममता जी तुरंत बोली, तुम चंदा का पक्ष ले रहे हो। और राजवेंद्र, अगर तन्वी को नहीं पसंद चंदा का तुम्हारे लिए खाना बनाना या तुम्हें खाना परोसना, तो तुम उसे मना क्यों नहीं कर देते? ये थाल छोड़ो, मैं अभी तुम्हारे लिए दूसरा खाना बनवा देती हूँ और साथ ही साथ कोई और दासी तुम्हें खाना परोस देगी। चंदा आइंदा किसी के लिए खाना नहीं बनाएगी। ममता जी की बात सुनकर चंदा की आंखों में नमी तैर गई। राजवेंद्र ने चंदा की तरफ देखा, उसकी आंखों में नमी देखकर जैसे उसके दिल को कुछ कुछ होने लगा था। अभी कुछ देर पहले ही कितनी खुश थी वो जब उसे पता चला कि उसके राजा साहब उसके हाथों से बना खाना खाना चाहते हैं, लेकिन अभी उसके दिल को उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। वो अपना चेहरा झुकाकर बोले, अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैंने ये खाना बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे मैं हमेशा से बनाती आई हूँ। सिर्फ आज से नहीं, बड़ी मुश्किल से मैं 6-7 साल की थी जब मैंने इस महल के किचन में अपना पहला कदम रखा था और तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बार मैंने खाना बनाया। पर अगर अब होने वाली रानी सा को नहीं पसंद कि मैं किचन में खाना बनाऊं, तो मैं नहीं बनाऊंगी, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगी, राजवेंद्र ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ में चंदा का हाथ देखकर तन्वी की आंखें बड़ी हो गई। चंदा ने हैरानी से राजवेंद्र की तरफ देखा, वहीं तन्वी के चेहरे पर गुस्सा छलक रहा था। राजवेंद्र के हाथ में चंदा का हाथ उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मनोहर जी भी चुपचाप वो सब देख रहे थे और उन्हें भी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। जबकि ममता जी के चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिल में लड्डू फूट रहे थे। राजवेंद्र ने तन्वी की तरफ देखा और बोला, मुझे नहीं लगता तन्वी, इस छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बनना चाहिए। चंदा खाना प्यार से बनाती है और प्यार से परोसती है और यही सबसे अच्छी बात है, इसलिए उसका खाना सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। और मैंने ही कहा था कि आज खाना चंदा बनाए। शायद तुम्हें पता नहीं या फिर तुम्हें पता होगा क्योंकि मैंने ये बात ना बताई हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जब लंदन जाने से पहले राजमहल में रहता था तो चंदा ही मेरे लिए खाना बनाती थी। ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने चंदा के हाथों का बना हुआ खाना ना खाया हो।
इनफैक्ट जिस दिन चंदा खाना नहीं बनाती थी उस दिन मैं खाना खाता ही नहीं था। तन्वी गुस्से से बोली। लेकिन तब की बात अलग थी राज, पर अब मुझे इस लड़की के इरादे। राजवेंद्र उसकी बात बीच में काट कर बोला। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है तन्वी, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरी बात काटे, बेशक वो कोई भी क्यों ना हो। तन्वी एकदम से चुप हो गई क्योंकि उसका चेहरा अभी भी गुस्से से लाल था। राजवेंद्र चंदा की तरफ देखते हुए बोला, अगर चंदा के दिल में कुछ होगा तो वो इतनी सक्षम है कि अपने दिल की बात सामने से मुझे कह सकती है। और रही बात मेरे आगे पीछे घूमने की, तो अब तुमने क्या देखा और क्या नहीं ये मैं नहीं जानता, सिर्फ तुम्हारी आंखें जानती है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा तुम्हें कि चंदा उन लड़कियों में से नहीं है जो इस तरह की हरकतें करे। वो सिर्फ इस महल की दासी नहीं, एक वक्त पर मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी रह चुकी है। बचपन में कोई दोस्त नहीं था मेरे साथ खेलने वाला, तब मैं चंदा के साथ ही खेलता था और तब से मैं चंदा को जानता हूँ। इसलिए ये भी जानता हूँ कि वो इस तरह की फालतू और घटिया हरकतें नहीं करती। तन्वी ने गुस्से से मुट्ठियाँ कस ली। वो तुरंत बोली, एक दासी पर इतना विश्वास? राजवेंद्र एक बार फिर से सख्ती भरे लहजे में बोला, मैंने कहा ना, जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए तब तक मेरी बात को काटा ना जाए। तो अब मेरा आखिरी फैसला, हाँ फैसला ही कहूँगा इसे, क्योंकि अब राजगद्दी पर मैं बैठने ही वाला हूँ, तो ये फैसला लेने की आदत मुझे डालनी होगी। खाना आज से चंदा ही बनाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले बनाया करती थी। अगर किसी को खाना खाना है तो खाए, और अगर नहीं खाना तो वो अपना खाना अलग से बनवा सकता है। लेकिन इस डाइनिंग टेबल पर परोसे जाने वाला खाना चंदा अपने हाथों से या फिर अपनी आंखों की निगरानी में ही बनाएगी। चंदा, तुम्हें मंजूर है ना? ये बोलते हुए उसने चंदा की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू थे। राजवेंद्र ने उसका हाथ अब तक नहीं छोड़ा था और चंदा को बस यही बात तकलीफ दे रही थी कि आखिर राजवेंद्र चाहता क्या है। कभी उसका साथ देता है, उसे सपोर्ट करता है, और कभी उसे कुछ भी बोल देता है। वो फिलहाल कुछ बोल नहीं पा रही थी। राजवेंद्र ने एक बार फिर से पूछा, बताओ चंदा, क्या तुम्हें मंजूर है? चंदा ने रोते हुए ही अपना सर हाँ में हिला दिया। मनोहर जी राजवेंद्र की तरफ देखते हुए बोले, फैसले लेने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए राजवेंद्र। राजवेंद्र भी तुरंत बोला, कई फैसले ऐसे होते हैं बाबा जिनमें वक्त नहीं लगता। दिमाग से जब कोई चीज़ सोची जाए तो वक्त लगता है, लेकिन दिल से लिए फैसले तुरंत लिए जाते हैं। खैर, अब मुझे खाना खाना है। ये बोलकर उसने उस थाल को अपने करीब खींच लिया जो ममता जी हटाने वाली थी। चंदा बस राजवेंद्र की तरफ देखती रह गई और राजवेंद्र ने अब खाना खाना शुरू कर दिया था। ममता जी की नज़रें मनोहर जी पर थी जो चंदा को बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे। उनका खाना खाने का मन नहीं था, लेकिन डाइनिंग टेबल पर बैठा शख्स बिना खाना खाए उठता ही नहीं था, तो उन्होंने भी अपना खाना शुरू किया जबकि तन्वी वहां से उठने लगी। राजवेंद्र तन्वी की तरफ देखते हुए बोला, जब तक खाना खत्म ना हो जाए तब तक डाइनिंग टेबल से कोई नहीं उठता है तन्वी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना खाना खत्म करके ही उठो। उसकी बात सुनकर तन्वी ने मुँह बनाते हुए चंदा की तरफ देखा। चंदा तुरंत वहां से दूसरी तरफ चली गई। वो माहौल को और ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब तन्वी के दिल में चंदा के लिए नफ़रत और भी ज़्यादा भर चुकी थी। कुछ देर बाद राजवेंद्र डाइनिंग टेबल से उठ चुका था। उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे चंदा अपनी तरफ आती हुई नज़र आई। अब तक सब लोग डाइनिंग टेबल से जा चुके थे। राजवेंद्र बस इसलिए नहीं उठा क्योंकि वो चंदा को ढूंढ रहा था। वहीं चंदा अब उसके पास आई और उसने उसका थाल उठाया। राजवेंद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने खाना खा लिया क्या? चंदा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, एक दासी की इतनी फिक्र। राजवेंद्र तुरंत बोला, चुप रहो, जो पूछा है उसका जवाब दो। तुमने खाना खाया क्या? चंदा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सामने रोटी का डब्बा देखा और फिर उसमें से एक रोटी निकाल कर राजवेंद्र की थाल में रख दी। वहाँ सब्जी पहले से ही रखी थी और अब चंदा ने उसमें ही कुछ चावल भी परोस दिए। क्या जवाब देने की ज़रूरत है मुझे? चंदा ने कहा। राजवेंद्र थाली की तरफ देखते हुए बोला, सिर्फ इतना सा। चंदा ने राजवेंद्र को मुस्कुरा कर देखा और फिर बिना कुछ कहे ही वहाँ से किचन में चली गई। राजवेंद्र को तो समझ ही नहीं आया कि वो आखिरी वाली मुस्कुराहट का मतलब क्या था।
वहीं चंदा का दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था। मतलब अब तो उसके राजा साहब ने हद ही कर दी थी। फिक्र भी करना है और उस फिक्र को कोई नाम भी नहीं देना। उसके दिल में इस वक्त अजीब तरंगे उठ रही थी। उसने किचन में खड़े होकर वो खाना खत्म करना शुरू किया। तभी मीना वहाँ पर आई और बोली, तुम ये हुक्म की थाल में क्यों खा रही हो? चंदा तुरंत बोली, उनकी थाल में बचा था तो खा लिया, कोई गलती कर दी क्या? अगर ऐसा है तो जाओ, जाकर मेरी गलती का ढिढोरा हर जगह पीट दो। मुझे सज़ा मिल जाएगी और मैं उस सज़ा को खुशी खुशी कबूल कर लूँगी। ये बोलकर उसने राजवेंद्र की थाली में रखा आखिरी निवाला भी खा लिया और थाल को धोने के लिए आगे की तरफ बढ़ गई। उसने उसे अच्छे से धोया, साफ किया और फिर उसकी जगह पर रख दिया। अब वो किचन से बाहर चली गई, लेकिन मीना वहीं पर खड़ी थी। वो हंसी और बोली, नहीं, मुझे तो क्या ही गलत लगेगा। गलत तो उसे लगेगा जिसका हुक्म की जूठन पर हक है, और ये तो हर कोई जानता है कि राजा साहब की जूठन पर हक किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी रानी सा। बड़ा प्रेम करती हो ना तुम अपने राजा साहब से? ये प्रेम प्रेम नहीं, चिंगारी है। इंतज़ार तो मुझे उस पल का है जब ये चिंगारी किसी धमाके में बदलेगी। ये बोलते हुए मीना एक बार फिर से हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ तन्वी इस वक्त ममता जी के कमरे में थी, क्योंकि ममता जी ने उसे बुलाया था। ममता जी तन्वी की तरफ देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ तन्वी बेटा कि इस वक्त तुम्हारे दिल में कई सवाल होंगे जिनका जवाब तुम्हें चाहिए होगा, लेकिन तुम किसी से पूछ नहीं सकती। इसलिए हमने खुद ही तुम्हें यहाँ पर बुला लिया ताकि हम तुम्हें वो सब बता सके जिससे तुम्हारे सारे सवाल तुम्हारे दिल में ही खत्म हो जाएंगे। तन्वी सवालिया नज़रों से उन्हें देखते हुए बोली, ऐसा क्या कहना चाहती हैं आप मुझसे? ममता जी उसके करीब आई और अगले ही पल उसके कंधों से पकड़कर उसे सोफे पर बिठाते हुए बोली, दिल थाम कर बैठना। अब जो हम तुम्हें बता रहे हैं वो तुम्हारे लिए थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि एक लड़की जब किसी से प्यार करती है तो उसे अपना सब कुछ मान लेती है, और अगर सामने वाला धोखा दे तो बहुत तकलीफ़ होती है, और हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई तकलीफ़ हो। इसलिए हम ये सारी बातें तुम्हें पहले ही बता दे रहे हैं। ये बोलकर वो खुद पीछे की तरफ हटी और जाकर सामने की तरफ बैठ गई। तन्वी के चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा गहरे हो गए थे। ममता जी तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, राजवेंद्र चंदा से प्यार करता है। उनकी बात सुनकर तन्वी की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, ये सब क्या बोल रही हैं आप? राज सिर्फ मेरा है। हम दोनों की शादी बचपन में तय हो गई थी। वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। ममता जी तुरंत बोली, गुस्सा छोड़ दो तन्वी, हर वक्त ये गुस्सा अच्छा नहीं होता। पहले तुम हमारी बात सुनो, उसके बाद सोचो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। उनकी बात पर अब तन्वी शांत हो गई। ममता जी अपनी जगह से उठी और अगले ही पल उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन साथ ही उनके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट भी थी। वो खुद को आईने में देखते हुए बोली, रानी सा बनना चाहती हो ना तुम सिसोदिया महल की, लेकिन ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा तन्वी, क्योंकि इसके लिए पहले तुम्हें चंदा को अपने रास्ते से हटाना होगा। वो चंदा जो तुम्हारे राज का प्यार है, अब से नहीं बचपन से। ये बोलकर उन्होंने आईने में से ही तन्वी की तरफ देखा जिसके जबड़े कसे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ राजवेंद्र इस वक्त चंदा के कमरे की तरफ आया। उसने हल्का सा झाँक कर अंदर की तरफ देखा। चंदा बिस्तर पर बैठी थी और उसके हाथों में एक किताब थी, साथ ही साथ एक स्याही भी थी जिससे वो कुछ लिखे जा रही थी, और वो लिखते वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। उसे यूं देखकर राजवेंद्र के मन में यही ख्याल चलने लगा कि चंदा क्या लिख रही है और किसके बारे में। वो तुरंत कमरे में आया और आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। चंदा का दिल उसे इस तरह से अपने कमरे में देखकर ही जोरों से धड़क उठा। वहीं राजवेंद्र आगे की तरफ आया। चंदा तुरंत उस किताब को तकिए के पीछे रखते हुए बोली, आप यहाँ? राजवेंद्र मुस्कुराया और अपना हाथ पीछे की तरफ बांधते हुए बोला, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? चंदा थोड़ी शर्मा सी गई। वो हिचकिचा रही थी। अपने बिस्तर से उठकर वो अपना चेहरा झुकाकर बोली, आप यहाँ पर आ सकते हैं राजा साहब, ये आपका ही तो महल है। आप इस महल के कभी भी किसी भी कोने में जा सकते हैं, लेकिन ऐसे एक दासी के कमरे में। अभी वो बोल ही रही थी कि राजवेंद्र पूरी तरह से आगे आया और अगले ही पल उसने तकिया हटाकर उस किताब को अपने हाथों में उठाते हुए बोला, इस पर क्या लिख रही थी तुम?
चंदा ने जैसे ही उसके हाथों में वो किताब देखी, उसने तुरंत उसके हाथों से उस किताब को छीना और बोली, आप राजा साहब हैं, आपको ऐसे किसी दासी की चीज़ छूना शोभा नहीं देता। ये बोलते हुए उसने तुरंत उसे अपनी कमर के पीछे कर लिया। राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, तुम दासी हो और तुम्हें अपने राजा साहब से यूं पेश आना शोभा नहीं देता। अगर तुम्हारे राजा साहब किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो उन्हें पूरा हक है, तुम उन्हें उस चीज़ को देखने से मना नहीं कर सकती और ना ही उस चीज़ को छुपा सकती हो। ये बोलते हुए वो अब आगे की तरफ आया। चंदा तुरंत पीछे हटते हुए बोली, पर ज़रूरी तो नहीं ना कि हर चीज़ दिखाई जाए। दासियों की अपनी भी ज़िंदगी होती है, क्या उन्हें अपनी चीज़ों को सिर्फ अपने तक रखने की अनुमति नहीं है? राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, है ना, क्यों नहीं है, पर ये बताओ क्या मैं बेगाना हूँ? जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, चंदा ने अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बस देखती ही रह गई। अगले ही पल राजवेंद्र ने उसके हाथों से वो किताब खींच ली तो चंदा के होश उड़ गए। कितनी आसानी से वो राजवेंद्र के जाल में फंस गई थी। चंदा झट से बोली, आपने धोखा दिया है हमें, आप ऐसे हमसे हमें बहला फुसला कर कोई चीज़ नहीं ले सकते। उसकी बात सुनकर राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, इसे धोखा देना नहीं कहते, अपना दिमाग चलाना कहते हैं। चंदा, तुम इतना भी नहीं जानती क्या? ये बोलते हुए उसने उस किताब को अपने हाथों में ऊपर की तरफ किया। वो उसे खोलने वाला था कि चंदा जोर से चिल्लाई, मेरी कलाई। जैसे ही उसने कहा, राजवेंद्र ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उस किताब को बिस्तर पर फेंक कर चंदा की कलाई को पकड़ लिया, जो उसने अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई थी। वो उस कलाई को ऐसे देख रही थी जैसे उसे दर्द हो रहा हो और उसे यूं देखकर राजेंद्र की हार्ट बीट एक पल के लिए बढ़ गई थी। वो तुरंत बोला, क्या क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना चंदा, कहीं लगी तो नहीं, कहीं मेरी वजह से तो तुम्हें? अभी वो बोल ही रहा था कि चंदा उसकी तरफ देखते हुए बेहद गहराई से बोले, आपको आज भी इस चंदा की फिक्र है क्या? उसके सवाल पर राजवेंद्र कुछ पल के लिए उसकी तरफ देखता रहा और फिर वो भी एकदम गहरी आवाज़ में बोला, तुम क्या जानो चंदा कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है और कितनी नहीं। अगर बताना चाहूँ भी तो नहीं बता सकता। शायद वो शब्द नहीं है इस दुनिया में जो उस फिक्र को बयां कर सके। चंदा की आंखों में आंसू तैर गए। अगले ही पल वो दूसरी तरफ घूम गई और बोली, आप चले जाइए यहाँ से राजा साहब, अगर किसी ने आपको देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। राजवेंद्र तुरंत बोला, पहले बताओ, तुमने यूं ही मजाक किया था ना, तुम्हारी कलाई तो ठीक है? चंदा मुस्कुराई और बोली, हाँ ठीक है, आप चले जाएं, इसलिए उपहास किया था बस मैंने। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी राजवेंद्र एकदम से बोला, मेरे राजा साहब थोड़े गुस्से वाले हैं पर बहुत ही प्यार। अभी वो आगे बोल ही रहा था कि चंदा ने उसके हाथों में पकड़ी हुई अपनी किताब खींच ली। वो कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी इस बात को कि अगर वो चेहरा दूसरी तरफ घुमाएगी तो राजवेंद्र तो उसकी किताब दोबारा उठा ही लेगा। वो जल्दी से बोली, क्यों क्यों पढ़ा आपने इसे, क्यों खोला इसे, ये मेरी है, आप इसे नहीं देख सकते। राजवेंद्र तुरंत बोला, अब तो मैं इसे देख कर ही रहूँगा चंदा, इसमें मेरे बारे में लिखा है तो फिर ये तुम्हारी कैसे हो गई? चंदा उसके सवाल पर हैरान हुई। बात तो सच थी, उसमें लिखा तो राजवेंद्र के बारे में है, तो भला वो सिर्फ उसकी तो नहीं हो सकती। लेकिन अगले ही पल उसने उस किताब को अपने सीने से लगाया और बोली, पर मैं आपको इसे नहीं दूंगी, आप बेशक से मेरे नहीं हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है। ये बात कहते हुए उसकी धड़कनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। चंदा तुरंत वहाँ से आगे की तरफ हुई। राजवेंद्र ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। वो अब थोड़ी सख्त भरी आवाज़ में बोला, मुझे वो किताब दो चंदा, आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरी चंदा ने मेरे बारे में क्या लिखा है। उसका सवाल सुनते हुए चंदा की सांसें और भी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। वो तुरंत बोली, नहीं दूंगी मैं इसे आपको। राजवेंद्र एक बार फिर से बोला, मुझे जानना है चंदा कि तुमने उसमें मेरे बारे में क्या लिखा है, इसलिए चुपचाप मुझे वो किताब दो। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से किसी ने बाहर से दरवाज़ा जोरों से खटखटाया। चंदा के होश उड़ गए। वो हल्का हल्का कांपने लगी थी, ये सोच कर कि कहीं वहाँ पर ममता जी या फिर तन्वी ना हो। अगर उन्होंने उसे और राजवेंद्र को एक साथ देख लिया तो बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा और वो नहीं चाहती थी कि अब कोई भी बात राजवेंद्र पर आए। इसलिए वो तुरंत बोली,
देखा देखा आपने, मैंने कहा था ना आपसे, आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन आप नहीं माने। अभी वो बोल ही रही थी कि राजवेंद्र ने उसके होठों पर अपना हाथ रखा और बोला, इतनी ज़ोर से बोलेगी तो जिसे नहीं भी सुनाई देना चाहिए उसे भी सुनाई दे जाएगा। चंदा ने बस उसे देखा, क्योंकि वो कुछ बोल तो सकती नहीं थी। राजवेंद्र ने तुरंत अपना हाथ उस पर से हटाया और बोला, जाओ जाकर दरवाज़ा खोलो। चंदा झट से बोली, नहीं खोलूँगी, अगर वो लोग अंदर की तरफ आ गए तो, उन्होंने आपको देख लिया तो। नहीं नहीं, बेवजह तमाशा हो जाएगा राजा साहब, आप नहीं जानते, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे अपनी फ़िक्र फिर भी नहीं है, लेकिन आप पर मैं कोई उंगली उठते हुए कैसे देख सकती हूँ। ये बोलते हुए एक पल के लिए वो चुप हो गई थी और उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा ली। राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं होगा, जाओ जाकर दरवाज़ा खोलो। चंदा तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं। राजवेंद्र ने अब उसे घूर कर देखा और बोला, एक राजा तुम्हें हुक्म दे रहा है चंदा, जाओ जाकर दरवाज़ा खोलो। चंदा को समझ नहीं आया कि अब वो क्या ही करे, कैसे जाकर वो उस दरवाजे को खोले, लेकिन अब तो राजवेंद्र ने हुक्म दे दिया था तो उसे वो हुक्म मानना ही था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों में पकड़ी हुई किताब को साइड टेबल पर रखकर आगे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजे के पास आकर एक नज़र पलट कर राजवेंद्र को देखा, जो अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे मुस्कुराते हुए देख चंदा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर याद आया कि वो दासी है और उसके सामने खड़ा शख्स राजा साहब, तो वो भला कैसे ही उसे गुस्सा दिखा सकती थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर अपना चेहरा दरवाजे की तरफ घुमाकर अपनी आंखें खोली। उसने जैसे ही चिटकिनी को खोला तो बाहर से दरवाज़ा ज़ोर से खुला। बाहर कोई और नहीं, धानी थी। धानी को वहाँ पर देखकर चंदा हैरान हुई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? धानी जल्दी से बोली, पहले तो आप मुझे ये बताइए चंदा दीदी कि आपने दरवाज़ा बंद क्यों कर रखा था? अभी तो इतनी रात भी नहीं हुई कि आपके सोने का वक्त हो गया हो। इस वक्त दरवाज़ा बंद करने का मतलब क्या बनता है? ये बोलते हुए उसने सामने की तरफ देखा और चंदा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो तुरंत बोले, तुम वहाँ मत देखो। ये बोलकर उसने धानी का चेहरा अपनी तरफ घुमाया। धानी जल्दी से बोली, क्यों ना देखूं मैं? ये बोलकर उसने वापस दूसरी तरफ देखा। चंदा ने उसे कंधों से पकड़ा और बोली, क्योंकि मैं कह रही हूँ। धानी ने उसके हाथों को अपने कंधों से हटाया और बोली, लेकिन मैं तो देखूंगी। चंदा भी हैरानी से उस तरफ देख रही थी जहाँ पर राजवेंद्र खड़ा था, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं था। धानी चंदा की तरफ देखते हुए बोली, बताइए ना चंदा दीदी, आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर रखा था और आप मुझे उस तरफ देखने से क्यों मना कर रही थी? क्या वहाँ कोई है? चंदा झट से बोली, पागल हो गई है क्या तू? वहाँ भला कौन होगा? वहाँ कोई भी नहीं है। और हाँ, तू जा यहाँ से। अगर मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा है तो तू समझ जाना कि मैं कुछ देर आराम कर रही हूँ। क्या अब मैं आराम भी नहीं कर सकती? मुश्किल से आँख लगी थी, तूने सब कुछ खराब कर दिया। अब मुझे नींद भी नहीं आएगी। धानी तुरंत बोले, फिर तो अच्छी बात है, फिर तो मैं यहीं पर बैठ जाती हूँ, आपके साथ थोड़ा सा वक्त बिता लूँगी। ये बोलकर वो बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी। चंदा ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा और बोली, क्यों? मैं कोई वक्त बिताने वाली चीज़ हूँ क्या जो तू मेरे साथ वक्त बिताएगी? तू जाना यहाँ से। जब मैं कह रही हूँ कि मुझे आराम करना है तो मुझे आराम करने दे। जब मुझे वक्त बिताना होगा तेरे साथ तो मैं तुझे बता दूँगी। ये बोलकर उसने जल्दी से धानी का हाथ पकड़ा और उसे रूम से बाहर निकाल दिया। धानी हैरान रह गई, क्योंकि आज तक चंदा ने कभी ऐसा नहीं किया था। वो कभी उसे अपने रूम से बाहर नहीं निकालती थी, चाहे बेशक से वो उसे कितना भी परेशान क्यों ना करे। वो मुंह बनाते हुए वहाँ पर खड़ी रह गई और चंदा ने अब जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो तुरंत उस तरफ गई जहाँ वो राजवेंद्र को छोड़कर आई थी। अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि राजवेंद्र नीचे बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके हाथों में वो किताब थी जो वो राजवेंद्र से छुपाना चाहती थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी जो साफ बता रही थी कि उसने उस किताब के अंदर जो कुछ लिखा हुआ था वो पढ़ लिया। वो किताब आज की नहीं थी, बल्कि पिछले 4 सालों से चंदा ने जब जब अपने राजा साहब के लिए जो महसूस किया है वो सब उसने शब्दों में पिरोकर लिखा हुआ था। कुछ शायरियाँ थी और कुछ गज़ल और कुछ अपनी कहानी, जिसे उसने कुछ अल्फाज या दिल के एहसास का नाम दिया था। वो सब पढ़ते हुए राजवेंद्र के चेहरे पर बहुत ही लंबी स्माइल थी। उनमें से एक थी, लफ्ज़ ना आए मेरे लबों पर वो फिर भी मेरे दिल के एहसास पढ़ जाएं।
वो रंग जो मोहब्बत का है, हम देखें एक दूसरे को और बदन पर वो रंग चढ़ जाए। हाय राजा साहब, क्या प्रीत है आपकी, कम वक्त तड़पाते भी हैं आप, और ख्वाहिश भी हमारी यही है कि हम तड़पे आपके लिए बेहिसाब, जैसे पानी को कोई प्यासा, और आप हमारे लिए पानी की वो बूंद बन जाएं। चंदा की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी और वो अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो करे तो करे क्या। अब तो राजवेंद्र से उसे किताब को खींचने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अब तक तो ना जाने उसने क्या क्या पढ़ लिया होगा। वो धीमे से बोली, इस तरह से नीचे ज़मीन पर लेटना आपको शोभा नहीं देता है राजा साहब, प्लीज़ आप यहाँ से उठ जाइए। उसकी बात सुनकर राजवेंद्र ने किताब से अपनी नज़रें हटाई और उसकी तरफ देखने लगा। वो अपनी जगह पर उठकर बैठ गया और अगले ही पल उसने दरवाजे की तरफ देखा जिसकी छिटकिनी लगी हुई थी। तो वो मुस्कुराते हुए चंदा को अपने पास बैठने का इशारा किया। चंदा को बहुत अजीब सा लग रहा था। उसकी धड़कनें तेज़ी से बढ़ रही थी और वो बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। वो फिर भी घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर बैठ गई और फिर अच्छे से बैठते हुए बोली, अब तो आपकी हसरत पूरी हो गई ना। आप किताब देखना चाहते थे और आपने इसे देख लिया, अब तो इसे मुझे वापस कर दीजिए। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया। राजवेंद्र तुरंत बोला, अरे अभी कहाँ मेरी हसरत पूरी हुई है, अभी तो सिर्फ 2-4 पन्ने पढ़े हैं। अब तो ये किताब तुम्हें तभी वापस मिलेगी जब मैं इसे पूरा पढ़ लूँगा। चंदा झट से बोली, मतलब क्या है आपका, कहना क्या चाहते हैं? जब तक आप ये पूरी किताब नहीं पढ़ लेते तब तक आप मेरे पास ही, मेरा मतलब है इस कमरे में रहेंगे? राजवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया और बोला, काश ऐसा हो सकता, लेकिन ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। चंदा की आंखें बड़ी हो गई। वो झट से किताब की तरफ बढ़ते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर उसने जैसे ही राजवेंद्र के हाथों से वो किताब खींचनी चाहिए, राजवेंद्र तुरंत पीछे की तरफ हो गया। उसने उस किताब को पूरा पीछे कर दिया था जिससे चंदा का हाथ भी उस तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन अब वो खुद पूरी तरह से राजवेंद्र पर झुक चुकी थी। वहीं राजवेंद्र भी कम नहीं था। उसने अगले ही पल चंदा की कमर पर अपना हाथ रख लिया। चंदा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। राजवेंद्र ने किताब को साइड में रख कर अपना दूसरा हाथ भी चंदा की कमर पर रखते हुए उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में कस लिया। चंदा की हार्ट बीट जैसे एक पल के लिए स्किप हो गई। उसने जल्दी से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं राजा साहब, छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा। राजवेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, कौन आ जाएगा? कोई भी नहीं। जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ धानी है जो इस कमरे में तुम्हारे लिए आती है, और वो भी अब तुमने डांट कर यहाँ से भगा दी, तो अब यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। चंदा जल्दी से बोली, अगर कोई मुझे बुलाने आया तो महल में बहुत काम है जो मैं करती हूँ, अगर किसी को मुझे काम हुआ तो। राजवेंद्र ने अपने पैरों को फैलाया और फिर उन्हें चंदा के पैरों पर रखते हुए बोला, जब दरवाज़ा बंद दिखेगा तो बाहर से ही वो चला जाएगा, और अगर दरवाज़ा खटखटाएगा तो हमें पता चल जाएगा। चंदा उसकी बातें सुनकर हैरान भी हो रही थी और बेचैनी भी महसूस कर रही थी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बोली, लेकिन आपको यहाँ पर रुकना ही क्यों है, और आप ये सब क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, आपका मुझे इस तरह से छूना सही नहीं है। अभी वो बोल ही रही थी कि राजवेंद्र वापस ज़मीन पर लेटने लगा और एक वक्त आया कि अब वो पूरी तरह से नीचे लेट चुका था और चंदा उसके सीने पर थी। उसने चंदा को तब देखा था जब वो मासूम सी 6 साल की बच्ची थी, और अब वो जवानी के उस पड़ाव पर थी जब वो उसे अपने होश खोने पर मजबूर कर रही थी। उसने चंदा की पीठ पर अपना हाथ पूरी तरह से रखा तो चंदा जैसे अचानक से कांप उठी। उसे अपने बदन में एक करंट सा महसूस हुआ। उसकी गहरी गहरी सांसों ने कमरे में अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी शुरू कर दी थी। राजवेंद्र उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तुम्हारे लिए मैं पानी की बूंद हूँ। उसकी बात सुनकर चंदा ने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया। अब उसे अपनी ही शायरी पर अफसोस हो रहा था। वहीं राजवेंद्र ने अब तुरंत घूमते हुए चंदा को नीचे की तरफ किया और फिर उसके ऊपर आकर बोला, और तुम इस पानी की बूंद के लिए तड़पती हो? चंदा गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वो बड़ी ही मुश्किल से बोली, वो शायरी तब की है जब आप यहाँ पर नहीं थे, लेकिन अब तो हकीकत कुछ और है ना। अब तो आप किसी और के
अभी वो बोल ही रही थी कि राजवेंद्र ने अब उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ा और ऊपर की तरफ लगा दिया। चंदा का अब और भी ज़्यादा बुरा हाल होने लगा। राजवेंद्र उसके लबों की तरफ देखते हुए बोला, हकीकत क्या है और क्या नहीं, इसका ना मुझे एहसास है और ना ही मुझे इसका एहसास चाहिए। मुझे तो फ़िलहाल तुम्हारी वो तड़प शांत करनी है। कमबख्त मोहब्बत में ज़रूरी तो नहीं कि मैं हर पल सिर्फ तुम्हें तड़पाऊँगा। कभी कभी पानी की वो बूंद बनकर मैं तुम्हारी हर प्यास भी मिटाऊँगा। ये बोलकर वो चंदा के चेहरे पर झुका और उसके लबों को चूम लिया। चंदा एकदम से चौंक गई और उसके हाथ भी राजवेंद्र के हाथों पर कस गए। चंदा को तो अभी तक समझ में नहीं आया था कि आखिर हुआ क्या। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसकी आंखें खुली थी और वो राजवेंद्र को देख रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और वो पूरी तरह से राजवेंद्र के एहसास में खो गई। राजवेंद्र की करीबी से उसे इस वक्त एक अलग ही सुकून सा मिल रहा था। राजवेंद्र यूं ही चंदा को शिद्दत से चूमता रहा। थोड़ी देर बाद वो उससे दूर हुआ और हसरत भरी निगाहों से उसे देखने लगा। ये पहली बार था जब उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई थी और दोनों ने इस तरह से एक दूसरे को महसूस किया था। चंदा का पूरा चेहरा एकदम लाल और नूरानी लग रहा था। उसके गाल गर्म हो चुके थे और सांसों का तूफान उसके सीने की तरफ देखते हुए साफ पता चल रहा था। वहीं राजवेंद्र जैसे अभी भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो दोबारा चंदा की गर्दन पर झुका और उसे उसकी गर्दन पर प्यार से चूम लिया। चंदा उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप राजा साहब, ये बहुत गलत है। राजवेंद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर ये गुस्ताखी है तो कोई बात नहीं, बनने दो मुझे गुनाहगार, पर मुझे रोको मत। चंदा ये सुनकर उसकी तरफ देखती रही। उसके चेहरे पर बचपन से बर्दाश्त की गई तड़प साफ झलक रही थी। राजवेंद्र सिर्फ ही 11-12 साल का था जब उसके दिल में चंदा के लिए फीलिंग्स आनी शुरू हुई थी। अब जब वो 26-27 साल का हो चुका था, इतने सालों में वो सिर्फ चंदा को महसूस करना चाहता था, लेकिन कभी कर ही नहीं पाया और अब वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। राजवेंद्र अब एक बार फिर से चंदा के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उससे पहले ही बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। चंदा एकदम से चौंक गई। वो तुरंत उसके पास से उठी और उसके चेहरे पर घबराहट झलकने लगी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर राजवेंद्र ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसे शांत रहने का इशारा किया। चंदा की आंखों में नमी आ गई। वो डर गई थी। राजवेंद्र ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और प्यार से उसके गाल को चूमते हुए बोला, कुछ नहीं होगा। चंदा का दिल इस वक्त जोरों से धक धक कर रहा था और उसकी नज़रें राजवेंद्र पर थी। दोबारा दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई तो वो उसकी तरफ देखते हुए धीमे से बोली, आप प्लीज़ कहीं छिप जाइए। अब राजवेंद्र अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहां दरवाज़ा लगातार खटखटा रहा था। चंदा भी अपनी जगह से उठी। उसकी सांसें अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी। राजवेंद्र का एहसास उसे अंदर तक तड़पा चुका था। एक गहरी सांस लेकर वो दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, मीना तुरंत अंदर आई और बोली, कहाँ मर गई थी तू? मैं कब से दरवाज़ा बजा रही हूँ। बेहोश हो गई थी या फिर सच में मर गई थी जो तुझे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ ही नहीं सुनाई दी? मीना को चंदा को इस तरह से बात करते देख राजवेंद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पर्दे के पीछे खड़ा था। तभी चंदा मीना की तरफ देखते हुए बोली, मैं तो नहीं मरी, लेकिन अगर मैंने 5 मिनट दरवाज़ा नहीं खोला तो कोई और भी तो नहीं मरा, या फिर मेरी ज़रूरत किसी को इतना ज़्यादा थी कि उसकी सांसें ही रुक गई। सच में इतनी ज़रूरी हूँ क्या मैं? राजवेंद्र जो बाहर निकलने वाला था, चंदा का जवाब सुनकर अपनी जगह खड़ा रह गया। उसे तो चंदा की तरफ से जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसकी चंदा खुद ही काफ़ी थी सामने वाले को जवाब देने के लिए। उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ गई। वहीं मीना मुंह बनाते हुए बोली, जुबान मत चला मेरे सामने। चंदा तुरंत बोली, फिर मुझे मजबूर भी मत करो। मीना गुस्से से बोली, होने वाली रानी सा बुला रही हैं तुझे। चंदा बिना किसी खास एक्सप्रेशंस के बोली, आप चलिए, आती हूँ मैं। मीना भी गुस्से से बोली, इतने नखरे मत दिखा, दासी है तू, कोई रानी नहीं जिसका सामने वाला इंतजार करेगा। चंदा मुस्कुराई और बोली,
तो मैंने कब कहा इंतज़ार करने के लिए? सामने वाले को नहीं करना मेरा इंतज़ार तो ना करे, उसे मुझसे जो काम है वो किसी और से करवा ले, लेकिन अगर उसे मैं ही चाहिए हूँ तो मेरे लिए तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। अब आप यहाँ से जा रही हैं या फिर मैं आपको भी दरवाजे का रास्ता दिखाऊँ? उसकी बात सुनकर मीना ने गुस्से से मुँह बनाया और दाँत पीसते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद चंदा ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, अगले ही पल किसी ने उसे दरवाजे से लगा दिया। वो कोई और नहीं बल्कि उसके राजा साहब ही थे। राजवेंद्र अब उसके ऊपर झुका हुआ था। चंदा के हाथ पीछे दरवाजे पर टिके हुए थे और वो मासूमियत से राजवेंद्र को देख रही थी। वहीं राजवेंद्र उसकी तरफ देखकर बोला, तुम इतनी भी मासूम नहीं हो जितना मैं समझा था। सामने वाले को जवाब देना तुम बहुत अच्छे से जानती हो। मुझे तो लगा कि ये बातों के वार तुम सिर्फ मुझ पर चलाती हो, लेकिन इसकी तो बाकायदा रेल बना रखी है तुमने। चंदा मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राजवेंद्र को क्या जवाब दे। वहीं राजवेंद्र ने एक बार फिर से उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसके होठों को लॉक किया। चंदा चौंक गई। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे अभी कुछ देर पहले उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था वो शायद वक्त की नज़ाकत थी। राजवेंद्र ने होश खो दिया था और साथ ही चंदा भी बहक गई थी, लेकिन अब राजवेंद्र पूरे होश में था और चंदा भी पूरे होशो हवास में। राजवेंद्र का एक बार फिर उसे किस करना अब उसे इस बात पर यकीन दिला गया था कि पहले जो हुआ वो यूं ही नहीं हुआ था। उसने भी अपने हाथ राजवेंद्र के कंधों पर कस दिए, लेकिन उसे रिस्पॉन्स नहीं दिया। राजवेंद्र चंदा से दूर हुआ, फिर उसने चंदा की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। चंदा तुरंत बोली, आप करना क्या चाहते हैं राजा साहब? राजवेंद्र मुस्कुराया और बोला, पता नहीं। चंदा झट से बोली, आपको नहीं लगता आप तन्वी जी के साथ गलत कर रहे हैं? राजवेंद्र तुरंत बोला, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। चंदा हैरान रह गई। उसने अभी अभी पूछा कि वो करना क्या चाहता है और उसने जवाब दिया कि उसे पता नहीं, लेकिन वो ये भी जानता है कि वो कर क्या रहा है। वो बस उसकी तरफ देखती रह गई। अब राजवेंद्र ने दरवाजे पर लगी हुई चिटकिनी खोल दी। चंदा ने तुरंत उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया और अगले ही पल उसे घुमाकर दीवार से लगा दिया। वो डरते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप राजा साहब? जिस तरह से आपने दरवाज़ा खोला है, अगर किसी ने आपको देख लिया तो आपका तो पता नहीं, लेकिन लोग मेरी जान लेने से पीछे नहीं हटेंगे, मुझ पर उंगलियां उठाएंगे और मैं नहीं चाहती कोई मुझे कुछ कहे। राजवेंद्र तुरंत बोला, क्यों? पहले तो कभी तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ा कि कोई तुमसे क्या कह रहा है और तुम किस तरह के इल्ज़ाम लगा रहा है। अब इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? चंदा ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, क्या आपको फर्क नहीं पड़ेगा? मैं तो फिर भी सुन लूँगी राजा साहब, दासी हूँ, सुनने की आदत है। फिक्र मुझे आपकी है। अगर आपने होश खो दिए तो तमाशा हो जाएगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़े सख्त से एक्सप्रेशंस थे। राजवेंद्र को चंदा की यही बात अच्छी लगती थी कि वो उन बातों को भी बहुत गहराई से समझ जाती थी जो बातें वो कहना भी नहीं चाहता था। राजवेंद्र अब यूं ही दीवार से लगकर खड़ा रहा और चंदा बाहर की तरफ निकलते हुए बोली, मेरे बाहर जाने के बाद आप चले जाइएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से। उसकी बात पर राजवेंद्र ने कुछ नहीं कहा, बस यूं ही उसे देखता रहा। चंदा तुरंत बाहर की तरफ आ गई और सीधा तन्वी के कमरे की तरफ बढ़ गई जहां तन्वी ने उसे बुलाया था। जैसे ही वो तन्वी के कमरे में आई, तन्वी जो बिस्तर पर लेटी हुई थी उसकी तरफ देखते हुए बोली, बहुत वक्त लगा दिया तुमने। मैंने कब से मीना को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था। उसने मुझे बताया कि तुमने उसे क्या जवाब दिया था। तुम्हें नहीं लगता एक दासी होकर तुम्हें इतने नखरे नहीं करने चाहिए? ये बोलते हुए उसकी नज़रें चंदा पर ही थी। चंदा अब उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपको मुझसे कोई ज़रूरी काम था? तन्वी के चेहरे पर गुस्सा छलकने लगा। उसने चंदा से जो सवाल किया था, चंदा उसका जवाब कुछ और ही दे रही थी। वो गुस्से से बोली, मैंने तुमसे सवाल कुछ और किया है। ये जो तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो ना, मुझे ये मत दिखाओ। अपना ये एटीट्यूड किसी और को दिखाना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही चंदा बोल पड़ी, मैंने मीना जी को वही जवाब दिया था जो मुझे देना चाहिए।
अगर किसी ने मुझे बुलाया है तो मतलब उन्हें मेरी ज़रूरत है। अगर उस वक्त मैं अपना कोई ज़रूरी काम कर रही हूँ तो ये मेरी मर्ज़ी है कि मुझे वो काम छोड़ कर आना है या नहीं। एक दासी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं महल के सभी लोगों का अच्छे से ख्याल रखूं। अगर मैं एक समय पर किसी का कहा मान रही हूँ या उनके किसी काम में लगी हुई हूँ तो दूसरे को इंतज़ार करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे में उन्हें बुरा लगता है तो वो अपना काम किसी और से करवा सकते हैं, उन्हें मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैंने एटीट्यूड दिखाया है तो ठीक है, आप मेरी शिकायत महाराज से कर दीजिए। अगर उन्हें मुझे सज़ा देनी होगी तो वो ज़रूर देंगे। तन्वी गुस्से से बोली, ये जो तुम्हारे अंदर घमंड है ना, ये एक दिन बहुत बुरी तरह से टूटेगा। चंदा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, घमंड मेरा है, जब टूटेगा तो मैं देख लूँगी। अब आप ये बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है। तन्वी मुंह बनाते हुए बोली, जाओ शीशे के सामने जो ऑयल की बोतल रखी है उसे उठा कर लाओ। मुझे मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, इसलिए तुम मेरे पैरों की मालिश करो। चंदा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, माफ़ कीजिएगा लेकिन ये काम मैं नहीं करती। इन कामों के लिए तो आपको मुझे बुलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये सारे काम मीना जी देखती हैं, वही रानी साहिबा को भी मालिश देती हैं तो आपको भी वही मालिश दे देंगी। या फिर महल में और भी दासियां हैं जो ये सब काम देखती हैं। मैं ये सब काम नहीं करती। तन्वी गुस्से से बोली, लेकिन मैं तुम्हें ये काम कह रही हूँ और तुम मना नहीं कर सकती। भूलो मत, एक दासी हो तुम और एक दासी को वही काम करना होता है जो उसका मालिक कहे। चंदा तुरंत बोली, लेकिन आप मेरी मालिक नहीं हैं, हुक्म से आपकी शादी हुई नहीं है, अभी होनी है। जब होश आएगी तब आप रानी बन जाएंगी और फिर मेरा फर्ज होगा आपका हर हुक्म मानने का। तन्वी अब गुस्से से तमतमा उठी थी। चंदा मुस्कुराते हुए बोली, आपको मुझसे और कोई काम है क्या? तन्वी दांत पीसते हुए बोली, दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। चंदा मुस्कुराई और बोली, शुक्रिया। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। तन्वी बस उसे जाती हुई देखती रह गई। चंदा के होठों की मुस्कान उसे हद से ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। चंदा बाहर आई और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसे देखना था कि राजवेंद्र उसके कमरे से गया था या नहीं। तभी उसने सामने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। रात के 8 बज चुके थे, खाना बनाने का वक्त हो गया था और उसे किचन में भी जाना था। वहीं दूसरी तरफ तन्वी अभी भी अपने बिस्तर पर थी और उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो चंदा का मुंह तोड़ दे। वो दांत पीसते हुए बोली, ममता आंटी ने कहा था कि मुझे इस चंदा को अपने कंट्रोल में करना होगा, लेकिन इसकी तो जुबान ही इतनी ज़्यादा चलती है, अपने आप को ना जाने क्या समझती है ये। लेकिन मैं भी तन्वी से खावत हूँ, अगर इसे इसकी औकात नहीं दिखा दी तो मैं भी कुछ नहीं। उधर किचन में चंदा सबके सामने खाना बना रही थी। तकरीबन 1.5 घंटे में उसने सबके लिए खाना तैयार कर दिया था। रात 9:30 बजे के करीब सब लोग डाइनिंग टेबल की तरफ आने लगे। तन्वी, ममता जी और मनोहर जी डाइनिंग टेबल पर पहुंच चुके थे, लेकिन राजवेंद्र अभी तक नहीं आया था। चंदा ने सबको खाना परोसना शुरू किया। उसने देखा कि राजवेंद्र वहाँ नहीं है। उसका दिल बेचैन होने लगा, ये सोचकर कि कहीं धानी ने ही उसके कमरे में तो बंद नहीं कर दिया उसे। वो अपने कमरे की तरफ जाना चाहती थी, तभी एक दासी ने आकर बताया, हुकुम ने कहा है कि उनका खाना उनके कमरे में ही परोसा जाए। ममता जी के चेहरे पर शातिर मुस्कान तैर गई। उन्होंने मीना की तरफ देखा तो मीना बोली, एक काम करो चंदा, तुम जल्दी से हुकुम के लिए थाली परोस दो और उनके कमरे में ले जाओ। तन्वी तुरंत बोली, लेकिन चंदा के जाने की ही क्या ज़रूरत है, और भी तो बहुत सारी दासियां हैं, उनमें से कोई और राज के लिए खाना ले जाएगी। चंदा राज के कमरे में नहीं जाएगी। चंदा ने तन्वी की बात सुनी, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। वो पहले ही राजवेंद्र के लिए खाना लगा रही थी और बिना रुके थाली में खाना परोसने लगी। तन्वी हैरानी मीना से की बात सुनते हुए तन्वी का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। से बोली, वो दांत तुम्हें पीसते समझ हुए में नहीं बोली, आया उस क्या? लड़की मैंने की कहा कि इतनी तुम राज के हिम्मत। कमरे में नहीं जाओगी। चंदा कुछ कहने ही वाली थी कि मनोहर जी बोले, अगर तन्वी को तुम्हारा राजवेंद्र के कमरे में जाना पसंद नहीं है तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। चंदा, एक काम करो, ये थाली किसी और को दे दो।
चंदा तन्वी की बातों से नहीं रुकने वाली थी, लेकिन मनोहर जी की बातों को वो टाल नहीं सकती थी। उसने चुपचाप थाली को नीचे टेबल पर रख दिया। तन्वी के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान तैर गई। एक दूसरी दासी ने थाली उठाई और राजेंद्र के कमरे की ओर बढ़ गई। ममता जी के चेहरे पर भी एक सातिर मुस्कान थी। वो जानती थी कि चाहे इसकी जीत हो या हार, उन्हें मज़ा तो दोनों ही तरफ से आएगा। चंदा अब चुपचाप डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी। सभी लोग खाना खाकर जा चुके थे। ममता जी और मीना ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया, क्योंकि वे जानती थी कि तन्वी सबके जाने के बाद चंदा को ज़रूर कुछ न कुछ सुनाएगी। चंदा डाइनिंग टेबल से बर्तन उठा रही थी कि तभी तन्वी उसके पास आई। उसने व्यंग भरी नज़रों से चंदा को देखा। चंदा ने उसे नज़रअंदाज करते हुए अपना काम करना शुरू कर दिया, लेकिन तन्वी की हंसी सुनकर अब वो एक पल के लिए रुक गई। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए और इससे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए। उम्मीद करती हूँ कहानी को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।